हेलो एवरीवन। मेरा नाम सन्नी कुमार और आज का है डे 5 रिकॉर्डिंग का। क्लास डे 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं जीआईटी, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक तो इंजेशन, खाने को अंदर लेना, प्रोपल्सन या फिर पेरिस्टालसिस है। मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन स्टार्ट इन इसोफेगस एंड इन एनल कैनाल। डाइजेशन जो होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन के बारे में। तो इंजेशन एक प्रोसेस होती है इन विच फूड इज टेकन इनटू माउथ और ओरल कैविटी। फिर प्रोपल्सन आते हैं जिसे पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं। प्रोपल्सन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड, और पेरिस्टालसिस का मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि स्टार्ट होता है ईसोफेगस से और एंड होता है एनल कैनाल पर। पैरालाइटिक इलियम का मतलब होता है पोस्ट ऑपरेटिव में की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस इफ बाउल मूवमेंट एब्सेंट मोर देन 48 आवर्स। फिर डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल सपोर्ट। ये दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और केमिकल डाइजेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ मैस्टिकेशन। नोट: कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो होता है स्टार्ट होता है डाइजेशन होना इन माउथ। प्रोटीन का डाइजेशन वो स्टमक में स्टार्ट होता है, वहीं मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली दो रूट्स से एब्जॉर्प्शन होता है। पहला होता है ब्लड कैपिलरी, फिर दूसरा होता है लिम्फेटिक कैपिलरी इन विलाई। ब्लड कैपिलरी की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब बाय विलाई, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। और लिम्फेटिक कैपिलरी इन विलाई का मतलब होता है फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो लिम्फेटिक कैपिलरी विलाई के सहायता से डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। नोट: आयरन इज प्रिपेयर्ड इन स्टमक एंड एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कैल्शियम जो होता है वो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है, वहीं विटामिन B12 जो होता है वो टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है। आयरन जो होता है डाइट फॉर्म में Fe3+ बोलते हैं, जिसे फेरिक बोलते हैं, और एब्जॉर्प्टिव फॉर्म जो होती है उसकी वो फेरस होती है, Fe2+।
और स्टोरेज फॉर्म जो रहती है वो फेरेटिन फॉर्म रहती है, ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म बोलते हैं इसे। और ट्रांसफ़र फॉर्म जो होती है वो ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में आयरन ट्रांसफ़र होता है। और हेपेसिडिन जो होती है वो आयरन रेगुलर सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा जो आयरन सिक्रेट किया जाता है उसको हम हेपेसिडिन बोलते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जिसके अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस आता है। यहाँ पर लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एटीपी सिंथेसिस के लिए। वहीं ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मीनिंग होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति होना या फिर बनना। तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, ये स्टोर फॉर्म होती है इन लीवर। ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है जो कि लीवर में स्टोर की जाती है। और ग्लाइकोनियोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। वहीं ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जैसे कि प्रोटीन या फैट का टूटना और उसमें एनर्जी को प्रोवाइड करना। एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन जिसे हम बोलते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, अनडाइजेस्टेड फाइबर एंड सेलुलोज। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो भाग में बांटा गया है। एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और दूसरे आते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। और इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 5 to 7 मीटर होती है इन लिविंग इंडिविजुअल। वहीं अगर डेड पीपल की बात की जाए तो डेड पीपल के अंदर ये 7 to 9 मीटर की हो जाती है। और ये एलिमेंट्री ट्रैक जो होती है ये एंडोड्रम जर्म लेयर से बनती है। इट इज़ ए कंटिन्यू ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। ऑर्गन जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, वो पहला ऑर्गन रहता है माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, फिर लास्ट में आती है एनस। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, पर वहीं उनसे सिक्रीट किए गई कुछ चीज़ें, हार्मोन, केमिकल जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि टंग, सलाइवरी ग्लैंड, गैल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियास, ये सब आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर में। लेयर आती है जीआईटी की, आउटर से इनर में जाएंगे तो सबसे पहली लेयर होती है सेरोसा, जो कि बाहरी लेयर रहती है। फिर मस्कुलरिस लेयर रहती है, फिर उसके बाद सब मिकोजा, फिर लास्ट में आती है मिकोजा जो कि इनर मोस्ट लेयर रहती है। सिरोसा जिसको हम एडवेंटिशिया बोलते हैं या फिर पेरिटोनियम भी बोलते हैं, आउटर लेयर होती है जीआईटी की और डिवाइड होती है इन टू
टू पार्ट जिसे हम पैराइटल बोलते हैं। इट मेक एब्डोमिनल आउटर लाइनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। इनर जो होती है विसरल होती है। इट इज़ कवर द GIT एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गन के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है इसका। और पैराइटो विसरल स्पेस होता है इसके बीच में। तो इस स्पेस के अंदर 5 से 20 ml का फ्लूइड होता है जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं, जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। Peritoneum has rich blood supply and lymph supply, which is very important by clinical purpose, that is peritoneal dialysis done। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले ग्रेटर ओमेंटम, जो कि प्रेजेंट होता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पर। लेसर ओमेंटम जो होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। और मेसेंट्री जो होती है वो पोस्टीरियरली टू द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है। मोज़ोकोलोन जो होता है कवर करता है लार्ज इंटेस्टाइन को पोस्टीरियरली। और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो होता है डिवाइड करता है लीवर को इनटू 2 लेफ्ट एंड राइट लोब। ग्रेटर कर्वेचर ग्रेटर ओमेंटम जो रहता है एक फैटी प्रोजेक्शन होता है जो कि डिसेंड होता है फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर एंड फंडस ऑफ स्टमक। फंक्शन इसका रहता है स्टोरेज ऑफ फैट। और लेसर ओमेंटम जो रहता है दिस आर डिसेंड फ्रॉम पाइलोरस। और दिस इज ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट एंड सस्पेंशन ऑफ ड्यूडेनम। मेसेंट्री होती है प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और मीज़ोकोलोन होता है जो कि प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है इट इज़ डिसेंड विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इट डिवाइड लीवर इन 2 लॉब्स। अब आते हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन के बारे में, जो कि कम्प्लीटली सराउंडेड होता है पेरिटोनियम से। इसकी सोल्ट DSP इसका शॉर्ट की होता है। और इसमें स्टमक, अपेंडिक्स, लीवर, ट्रांसवर्स कोलोन, ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियास की टेल और रेक्टम अपर थर्ड ओनली और सिग्मोइड कोलोन और स्प्लीन, ये सब जो होते हैं ये पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। वहीं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं जो कि कवर किए जाते हैं पेरिटोनियम और एंटीरियर सरफेस ओनली। सुप्रारीनल ग्लैंड, ड्यूडेनम, पेनक्रियास, यूरेटर, कोलोन, किडनी, इसोफेगस और रेक्टम जो रहते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन रहते हैं। सब उसके बाद आती है आपकी मस्कुलरिस लेयर। इट इज़ फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स विच इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। इट हैज़ टू लेयर। आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर रहती है सर्कुलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंक्टर्स। इन स्टोमक वन मोर लेयर इज present is known as oblique layer. Remaining GIT have only 2 layers.
In between longitudinal and circular layer, there is a neuronal plexus known as mesenteric plexus, which is responsible for the peristaltic movement. Myenteric plexus, also known as Orkebuch plexus, जिसे pacemaker in GIT बोलते हैं, which is made up of cagal cell. माइएंट्रिक प्लेक्सस एब्सेंट हो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी एब्सेंट रहेगा. फूड विल नॉट मूव फॉरवर्ड विच लीड टू ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कंजेनाइटल मेगाकोलोन, जिसको हम हिर्शस्प्रंग डिजीज भी बोलते हैं. मोस्ट कॉमन साइट रहती है इसकी रेक्टम, और क्लासिकल फीचर जो रहता है वो रिबन लाइक स्टूल रहता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहती है इसमें बायोप्सी. सब म्यूकोजा इट हैज़ 2 लेयर, सुपरफिशियल लेयर रहती है, डीप लेयर रहती है, और हैंस परजेंट हैनल प्लेक्सेस अननोन फंक्शन रहते हैं इसके, और मेसेनल प्लेक्सस रहती है प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशन एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट. एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है ENS, जिसे जो कि माइएंट्रिक प्लेक्सस और मेसेनर प्लेक्सस से मिलकर बनता है. एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी. म्यूकोजा जो रहती है इट हैज़ 3 लेयर. म्यूकोजा मेम्ब्रेन हेल्प इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन. कंटेन goblet cell made up of the small simple columnar cell. Lamina propria, it help in the supporting for mucous membrane. और muscularis mucosa जो रहती है form base of the mucosa. Note, mucosa contain melt. melt का मतलब होता है mucosa associated lymphoid tissue. फोरगट होता है ईसोफेगस टू फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ ड्यूडनम, और मिडगट का मतलब होता है लोअर ड्यूडनम टू 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. हिंडगट का मतलब होता है लास्ट थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू अपर पार्ट ऑफ एनेनल कैनाल. माउथ में आ जाते हैं. माउथ का क्या है? मेन विंडो ऑफ GIT बोलते हैं इसको, और इट इज़ फॉर्म बाय चिक्स, लिप्स, पैलेट, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड से ये बनता है. और फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरल कैविटी. और माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय द मसल्स एंड बोन. लिप्स जो रहते हैं वो ऑर्बिकुलर ओरिस मसल्स के बने हुए होते हैं, और चिक्स जो रहते हैं वो बकिनेटर मसल्स के बने होते हैं. यूवेला जो होता है इट इज़ ए कवर्ड फोल्ड मसल covered with the mucous membrane hanging down from middle. It is moves superiorly to close of the nasopharynx, preventing food from entering the nasal cavity when process fails, known as nasal regurgitation. फिर आते हैं हम टीथ्स के बारे में. टीथ जो रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं बाय बर्थ. अगर टीथ बाय बर्थ प्रेजेंट रहे तो उसे हम नेटल टीथ बोलते हैं. मोस्ट इम्बेडेड इन एल्वोलाई और सॉकेट ऑफ एल्वोलार रिज ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला. बेबी बोर्न विथ 2 सेट ऑफ टीथ. तो पहले होते हैं टेम्पररी, जिसे हम डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ या फिर बेबी टीथ बोलते हैं.
ये 20 होते हैं इन नंबर, और प्रीमोलर टीथ जो रहता है यहाँ पर वो एब्सेंट रहता है। 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनन होते हैं और 2 मोलर होते हैं। बिगिन एट 6 मंथ एंड कंप्लीट इन 2 ईयर। परमानेंट टीथ जो रहते हैं वो एडल्ट टीथ बोला जाता है उनको, जो कि नंबर में 32 रहते हैं। इंसीजर इंसाइजर इसमें दो रहते हैं, कैनाइन 1 रहता है, प्रीमोलार 2 रहते हैं और मोलार टीथ इसमें 3 रहते हैं। बिगिन होते हैं 6 साल की उम्र में और कंप्लीट हो जाते हैं 21 से 24 साल की उम्र में। और फर्स्ट इरप्टिव टीथ जो रहता है वो फर्स्ट मोलार टीथ रहता है। थर्ड मोलर टीथ जो रहता है वो लास्ट डेवलप होता है और उसी को बोलते हैं विजडम टीथ। तो टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन। पहला है इंसीजर टीथ जो कि कट करने के काम आते हैं, वहीं कैनन टीथ रहते हैं जो कि स्टेयरिंग के काम आते हैं। प्रीमोलर टीथ जो है वो चॉपिंग के काम आते हैं और मोलर टीथ रहते हैं वो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में जाए तो उसमें क्राउन जो रहता है वो प्रोट्रूड पार्ट फ्रॉम द गम रहता है और रूट पार्ट रहता है जो कि इम्बेडेड रहता है इन द बोन। और एनिमल पार्ट जो रहता है वो सब्सटेंस बिटवीन एनिमल एंड सेंटम एंड पोलिप कैविटी या फिर चैम्बर। नेक वेयर क्राउन मर्ज विथ रूट और सीमेंटम is a bone-like substance covering the root of the teeth. Center of tooth is pulp cavity containing blood vessels and nerves open below the teeth. Blood supply जो होती है by the branch of maxillary artery होती है। Venous drainage by maxillary vein, internal jugular vein। और नर्व सप्लाई जो रहती है वो अपर मैक्सिलरी नर्व रहती है और लोअर टीथ में मैंडिबुलर नर्व रहती है। नो कैल्शियम डिपॉजिटेड इन द टीथ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। डिसऑर्डर्स अगर टीथ के देखे जाए तो पहला होता है एडोनिया, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट ऑफ टीथ। वहीं हाइपरडोनिया का मतलब होता है मोर देन 32 टीथ। हाइपोडोनिया का होता है लेस देन 32 टीथ। या फिर ऑर्थोडोनिया होता है एबनॉर्मल इरप्शन ऑफ टीथ। या फिर डेंटल कैरी टूथ डिके या फिर ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड मेड बाय बैक्टीरिया। कोज रहता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और पल्पाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प कैविटी। और जिंजिवाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। और हाइपरडोनशिया होता है हैविंग द सुपर नंबरी टीथ मोस्ट कॉमनली लोकेशन ऑफ सुपर नंबरी टीथ इज इन बिटवीन इंसाइजर्स। इम्पैक्टेड टीथ होते हैं इफ द टीथ डज नॉट कम आउट फ्रॉम द गम। एवल्जन ऑफ टीथ होता है इफ टीथ कम आउट फ्रॉम द रूट। और चिप्ड टीथ का मतलब होता है ए स्मॉल पोर्शन ऑफ टीथ इज कट डाउन। मोल्टेड टीथ होता है स्टैंड टीथ। और कलर्ड टीथ को हम मोल्टेड टीथ बोलते हैं। तो अब पढ़ने वाले हैं हम टंग के बारे में। टंग को हम लिंगुआ भी बोलते हैं या फिर ग्लोसा भी बोलते हैं। ये कंपोज ऑफ वॉलंटरी मसल्स होती है अटैच बाय द बेस ऑफ हायोइड बोन। इट इज़ सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ टेस्ट
और लेंथ रहती है इसकी 10 सेंटीमीटर, वेट रहता है 60 टू 70 ग्राम्स। वहीं इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिससे कि पैपली बोलते हैं। तो वोलेटाइल और सर्कमवेलेंट पैपली होती है जो कि है गैस्टेटरी रिसेप्टर टू सेंस ऑफ टेस्ट। लार्जेस्ट पैपली होती है जिसे वैलेट और सर्कमवेलेंट पैपली बोलते हैं, और ऑरेंज होती है वी शेप में। और ईच पैपली कंटेन अराउंड 100 टेस्ट बर्ड्स। और फीलीफॉर्म पैपली होती है इसके अंदर कंटेन करती है टच रिसेप्टर्स को। स्मॉलेस्ट पैपली होती है। टेस्ट बर्ड जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं इन दिस पैपली। फंगीफॉर्म पैपली होती है जो कि राउंड एंड मोस्टली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टंग। और मैक्स टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन फंगीफॉर्म पैपली के अंदर। और फोलिएट पैपली जो रहती है प्रेजेंट रहती है इन लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। सेंसरी एरिया ऑफ द टेस्ट ऑफ टंग रहता है टिप सॉल्ट एंड सूटी होती है, पोस्टीरियरली बिटर होती है, और लेटरली ये सोर टोस्ट की रहती है। मसल्स ऑफ टंग की अगर बात की जाए तो फिर इंट्रेंसिक मसल्स रहते हैं इसके अंदर, नंबर में 4 रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द शेप ऑफ टंग। These muscles are not attached to bone. Superior longitudinal और inferior longitudinal ये सब मसल्स रहते हैं, इंट्रेंसिक मसल्स के अंदर आते हैं। और उसके अलावा ट्रांसवर्स मसल्स, वर्टिकल मसल्स भी रहते हैं। और दूसरा आते हैं एक्सट्रेंसिक मसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चेंज इन द पोजिशन ऑफ टंग। मसल अटैच टू द बोन, जिसके अंदर गोनी जेनियोग्लोसस आता है, हाइपोग्लोसस या फिर स्टाइलोग्लोसस या फिर पैलेटोग्लोसस भी आता है बाय वेगस। तो ब्लड सप्लाई जो रहता है वो लिंगुआ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में रहता है। वीनस ड्रेनेज जो रहता है वो लिंगुअल वेन में रहता है, इंटरनल जुगुलार वेन। और नर्व सप्लाई जो रहता है वो हाइपोग्लोसस या फिर 12th क्रेनियल नर्व, और सप्लाई करता है वॉलंटरी मसल्स को। लिंगुआ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलरी नर्व होता है, एराइज करता है फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व फॉर द टच पेन टेम्परेचर प्रेशर में काम आता है। और फेशियल जो कोरडा टेम्पेनी होता है एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो रहती है 7 to 9 क्रेनियल नर्व वो टेस्ट में काम आती है। टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो मैक्रोग्लोसिया का मतलब होता है लार्ज टंग, और माइक्रोग्लोसिया का मतलब स्मॉल टंग। एकाइलोग्लोसिया का मतलब होता है टंग टाई, फ्रीनुलम लिंगुए बोलते हैं, एक्सटेंड अप टू टिप ऑफ टंग। रेड बीफी टंग जो रहती है वो परनीशियस एनीमिया में देखी जाती है जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। और फिर आते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड पर, जो कि 3 मेन पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है और एम्प्टी करता है अपने सलाइवा को इन ओरल कैविटी बाय स्टेंसन डक्ट जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और 20% सलाइवा जो है ये छोड़ता है। ओपन होता है माउथ के अंदर इन अपोजिट मैक्सिलरी सेकंड मोलार टीथ के पास। दूसरा आता है सब मैंडिबुलर जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। मैक्स प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा करता है 65 to 70% ऑफ सलाइवा
एम्प्टी करता है इन ओरल कैविटी बाय वार्थोन डक्ट, जो कि 5 सेंटीमीटर का रहता है, ओपन इन द बेस ऑफ द टंग, लोकेटेड इन 2 फिंगर अबाव एडम्स एप्पल एंड 2 इंचेस अपार्ट अंडर चिन। सबलिंगुअल ग्लैंड रहता है, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड रहता है, 5th सलाइवा प्रोड्यूसर होता है। एम्प्टी करता है अपने सीक्रेशन को ओरल कैविटी में बाय राइविनस और बार्थोलियन डक्ट, लोकेटेड होता है इंफीरियर टू द टंग, एंटीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और ट्यूबार्कियल सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है इन नेसोफेरिंग्स के पास, और सलाइवा सिक्रेट करता है इन टू लुब्रिकेट फेरिंग्स को लुब्रिकेट करने के लिए सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा क्या होता है? एक कंसिस्ट ऑफ द 2 फ्लूइड म्यूकस एंड सीरस। वॉल्यूम रहता है इसका 750 से 1500 ml, और pH रहता है इसका 6.35 से 6.85, और सलाइवा कंट्रोल किया जाता है वो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम से होता है, और कंपोजिशन इसमें 99.5% वाटर रहता है, और 0.5% अदर रहता है, जैसे कि आयरन, म्यूकस, एंटीबॉडीज़ वगैरह। एंजाइम्स जो रहती है सलाइवा के अंदर, वो पहली एंजाइम टाइलिन बोलते हैं उसे, जो कि सलाइवरी एमाइलेस होती है, ब्रेक करती है स्टार्च को इनटू मेल्टोस। माल्टेज भी आता है, प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन सलाइवा, जो कि इट कन्वर्ट माल्टोस इनटू ग्लूकोज। और लिंगुअल लाइपेज भी होता है सिक्रेट, जो कि नॉन एनेबल ग्लैंड से होता है, प्रेजेंट नियर द सर्कमवेलेंट पेपली, और swallowing center is medulla oblongata. Reflex regulation of salivary secretion होता है। There are 2 reflexes जो कि unconditioned रहते हैं, reflexes होते हैं, present रहते हैं since from the birth condition। Reflex acquired by experience, secretion induced by the sight, smell, hearing of food। फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा में देखा गया केमिकल डाइजेशन, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ माउथ, और डिफेंस मैकेनिज्म, और टेस्ट को इंक्रीज करना। और अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज के अंदर, जिसके अंदर पहली चीज़ आती है साइलोरिया, जो कि इंक्रीज़ करता है सलाइवेशन को। टाइलिज्म, जो कि एक्सेसिव सलाइवा विद इन द माउथ। ड्रोलिंग होती है इसमें, एक्सेसिव सलाइवेशन आउटसाइड द माउथ। जीरोस्टोमिया होता है, ड्राई माउथ अंडर द सलाइवेशन। सेग्रोगियन सिंड्रोम का मतलब होता है इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज दैट afferents salivary gland in mouth and lacrimal gland in eye। मोस्ट कॉमन की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो देखी जाती है वो ड्राई माउथ, ड्राई आई, ऑल्सो नोन एज सिक्का कॉम्प्लेक्स। और साइलेंट एडेनिटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। और साइलेंट एडिनोपैथी होता है इन्लार्जमेंट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एप्लेसिया का मतलब होता है कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फेरिंग्स स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस एंड कनेक्ट देम।
लेंथ रहती है इसकी 12 सेंटीमीटर, शेप रहती है फनल शेप का रहता है, और ये C1 से C6 तक रहता है। पार्ट डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स, जो कि नेजोफेरिंग्स होता है। C1 से टू सॉफ्ट पैलेट होता है, मेड अप ऑफ सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ओरोफेरिंग सॉफ्ट पैलेट टू C3 मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और लैरिंजोफेरिंग्स जो रहता है वो C3 से C6 तक रहता है, प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंग्स, मेड अप ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ईसोफेगस पर आते हैं अब। ईसोफेगस होता है मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है और 10 इंच होती है, और एब्सेंट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कनेक्ट होती है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, बिगिन इन नेक एट लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज, C6 vertebra to the cardiac orifice stomach at the level of T thoracic vertebra, open into stomach at thoracic 11 पर, lie in the median plane in thorax in front of vertebral column behind trachea and heart। स्पिंक्टर्स देखे जाते हैं इसके अंदर। अपर ईसोफेगस के अंदर जो स्पिंक्टर होता है वो क्रिकोफेरिंजियल स्पिंक्टर होता है, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर रहता है। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ईसोफेगस होता है। फिर आता है कार्डियक और लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर बोलते हैं इसे, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ईसोफेगस। प्रेशर जोन पार्ट रहता है इसका 10 से 25 mm ऑफ Hg। फैक्टर अफेक्टिंग जो होता है फूड, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, GI हार्मोन, ड्रग, स्मोकिंग की वजह से ये फैक्टर अफेक्ट हो सकते हैं। फिर आते हैं स्ट्रीचर्स, जो कि आउटर कवरिंग होती है जिसे एडवेंटिशिया बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक फाइबर टिश्यू दैट अटैच ईसोफेगस टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। मिकोजा ऑफ ईसोफेगस इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बने होते हैं। डिवीज़न होता है इसका सर्वाइकल पार्ट एट द एंड लोअर बॉर्डर ऑफ थोरेसिक 1। थोरेसिक पार्ट जो रहता है इसका वो एंड होता है एट थोरेसिक 10 पर, और एब्डोमिनल पार्ट रहता है जो कि एंड होता है एट द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक। और नर्व सप्लाई जो रहती है वो पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम वेगस नर्व और सिम्पैथेटिक फ्रॉम स्प्लेनिक नर्व से होता है। ब्लड सप्लाई जो रहती है वो ड्रेनेज रहता है, वो सर्वाइकल पोर्शन बाय द इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी के थ्रू होता है, और थोरेसिक पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस आर्टरी ब्रांचेस ऑफ थोरेसिक aorta। Abdominal portion of branches of left inferior phrenic artery, left gastric branch of celiac artery, from thoracic region into azos and hemiangious vein, from abdominal part into the left gastric vein and drain into the portal circulation। फंक्शन होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ बोलस, जो कि फूड और सलाइवा से मिलके बनता है, और स्वेलोइंग में काम करता है। और टर्मिनोलॉजिस्ट में अगर देखा जाए तो पायरोसिस होता है, जिसे हार्ट बर्न बोलते हैं। फीलिंग ऑफ सबस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट इन GERD। एक्लेसिया का मतलब होता है कार्डियक स्पेजम ड्यू टू फेलियर ऑफ कार्डियक स्पिंक्टर टू रिलैक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग।
to progressively dysphagia and dilation of the esophagus, जिसे हम मेगा esophagus भी बोलते हैं। कंफर्म डायग्नोसिस होते हैं इसकी बायोप्सी, और ईसोफेगाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लोमेशन, और एरियोफेगाइटिस का मतलब होता है एरियोफीजिया का मतलब होता है ए कंडीशन इन विच ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अपर ईसोफेगस स्पिंक्टर, क्रिकोफेरिंजल स्पिंक्टर, पर्सन swallowing excessive air, that condition is known as एरियोफेजिया। अब आते हैं बैरेट ईसोफेगस पर। ये क्या होता है? इट इज़ ए एबनॉर्मल चेंज मेटाप्लेजिया इन द सेल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस। म्यूकोजा जो रहती है फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू टू सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू इज नोन एज बैरेट ईसोफेगस। कोजेज इसके रहते हैं ड्यू टू द रेगुलर ईसोफेगाइटिस, या फिर रिगर्गिटेशन होना, या फिर जीआरडी होना। और अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पायरोसिस देखा जाता है, और डिस्फेजिया देखा जाता है, हेमेटेमेसिस देखा जाता है, और पेन अंडर द स्टर्नम वेयर द ईसोफेगस मीट टू द स्टमक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एंडोस्कोपी की जाती है। और फिर हम आते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये होते हैं ड्यू टू द गैस्ट्रोनोमास इन द पैनक्रियासिस एंड ड्यूडेनम, रिजल्ट इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, लीड टू द रिकरेंट पेप्टिक अल्सर। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें रहती है पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और इसका साइड इफेक्ट होता है क्लोरोहाइड्रिया, मतलब एब्सेंट ऑफ HCl। मेलोरी वेस सिंड्रोम क्या होता है? मेलोरी वेस सिंड्रोम जो है वो इसको ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेगस लैक्रिएशन सिंड्रोम। लैक्रिएशन एट गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन produced by the severe prolonged vomiting, non-transmural lacrimation और up to submucosa। कोज क्या रहते हैं? अल्कोहल एब्यूज़ किया जाता है 50 to 70%। बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, कफिंग हो सकती है, हाइटल हर्निया हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग भी इसका कोज हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर प्रोफ्यूज वोमिटिंग देखी जाती है, सडन रैचिंग देखी जाती है, और सडन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसमें हेमेटेमेसिस भी देखा जाता है, और कॉफ़ी कलर वोमिटिंग देखी जाती है, और मेलेना भी देखा जाता है। डायग्नोस्टिक सेंटर में एंडोस्कोपी की जाती है इसके अंदर, और एक सर्जरी होती है जिसे ईसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी भी कहा जाता है। और मैनेजमेंट में हम सेल्फ लिमिटिंग, नो ट्रीटमेंट इज नीडेड, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है इनिशियली फेज में, बट एक्टिव ब्लीड अगर हो रही है तो कैन ट्रीट विथ एंडोस्कोपी, यूजुअली एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, कोऑपरेटिव कोएगुलेशन, बैंड लाइगेशन, या फिर हीमोग्लोबिन भी अप्लाई किया जा सकता है। बोरेहेव सिंड्रोम क्या होता है? ए स्पॉन्टेनियस perforation of the esophagus that result from the sudden increase in intraesophageal pressure combined with the negative and intrathoracic pressure।
कोजेज इसके रहते हैं। कोजेज वैसे तो अननोन रहते हैं, बट मोस्ट कॉमन कोज इसका रहता है किसी की एंडोस्कोपी या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी वगैरह हुई हो तो उससे हो सकता है, और पोस्ट एमएसएस भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो रहती है टीयरिंग की वो लेफ्ट पोस्ट रो पोस्टीरियर लेटरल वॉल्व होती है, जो कि लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस 2 to 3 सेंटीमीटर बिफोर स्टमक। मोस्ट कॉमन नहीं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मिड एपिगेस्ट्रिक चेस्ट पेन देखा जाता है, और प्लूराइटिक पेन होता है वॉर्स बाय द नेक फ्लेक्शन एंड स्वेलिंग, और मीडियो स्टर्नल क्रंच जिसको हम हामन साइन बोलते हैं, और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस होता है, और ट्रांसम्यूरल लैक्रिएशन होता है, इट कैन बी परफोरेटेड, और मैक्लेयर ट्राइड होते हैं जो कि लोअर चेस्ट पेन होता है इसमें, और वोमिटिंग होती है, और एम्फीसीमा भी देखा जाता है। एक्सरे के अंदर चेस्ट पेन होता है, शो एयर होती है, और ईसोफेजियोग्राम होता है। ट्रीटमेंट के तौर पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, और सर्जिकल के लिए हम ट्रीटमेंट जो परफोरेटेड पार्ट है उसके लिए हम सर्जरी कर देते हैं। इसमें एंडरसन ट्राइड इस्तेमाल किया जाता है जो कि साइड इफेक्ट होता है इसका एम्फीसीमा, रैपिड रेस्पिरेशन, और एब्डोमिनल रिजिडिटी भी देखी जा सकती है। ईसोफेगस वेरेरिस का मतलब होता है डायलेशन एंड टोटस वेन इन सब मिकोसा ऑफ ईसोफेगस, और कोज रहता है इसका पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉर्मल पोर्टल प्रेशर जो रहता है वो 5 से 10 mm ऑफ HG रहता है, और लीवर सिरोसिस आर द एट हाई रिस्क फॉर द रप्चर इफ पोर्टल सर्कुलेशन इज हाई राइजेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के क्लिनिकल फीचर देखे जाते हैं जैसे कि हेमेटोमेसिस, मेलेना एसाइटिस या फिर हेपेटोमेगाली, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन देखी जाती है, या फिर कैपुट नेडियोसा प्रेजेंट इन नियर अम्प्लिकस इन लीवर सिरोसिस। साइन ऑफ शॉक देखा जाता है, हेमेटोचेजिया देखा जाता है, और फ्रेश ब्लड इन द स्टूल उसको हम हेमेटोचेजिया बोलते हैं। मैनेजमेंट के तौर पर पेशेंट को पहले इनिशियली एनपीओ रखना होता है, फिर उसके वाइटल चेक करने हैं, फिर मॉनिटर करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और एलिवेट करना है हेड ऑफ द बेड, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, और आइस सेलाइन इरिगेशन करना है फॉर द वेजो कंस्ट्रक्शन, और एंडोस्कोपी करनी है, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करनी है, अराउंड द ब्लीड वेराइसिस इंजेक्शन स्क्लेरोसिंग एजेंट जिसे वेजो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, एंडोस्कोपिक वेराइसल लाइगेशन करना है विथ एन इलास्टिक रबर बैंड, और स्टंटिंग प्रोसीजर भी किए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि पोर्टो केवल शंट जो कि एनास्टोमोसिस होता है, और पोर्टल वेन का टू द इंफीरियर वेन केवल डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम पोर्टल सिस्टम टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। डिस्टल स्प्लिनोरीनल शंट जो होता है एनास्टोमोसिस ऑफ स्प्लेनिक वेन टू द लेफ्ट रीनल वेन के अंदर होता है, और मीजो केवल शंटिंग जो होती है वो एनास्टोमोसिस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन टू द प्रोक्सिमल एंड ऑफ इंफीरियर वेना केवा, और सेंगेस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब जो रहती है वो 3 ल्यूमन वाली ट्यूब रहती है जो कि
इंसर्ट की जाती है नोज से या माउथ से, यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर GI प्लीट, प्लेस इन द अपराइट और फाउलर पोजीशन फॉर इंसर्शन, इफ ब्लीडिंग नॉट स्टॉप with esophageal balloon is inflated to 25 to 45 mm of Hg. Esophageal balloon should not remain inflated more than 6 hours. एक्सरे जो होता है इसमें कंफर्म टेस्ट होता है फॉर द प्लेसमेंट, और मिनियोस्टा ट्यूब जो रहती है वो 4 ल्यूमेन ट्यूब रहती है जो कि कीप इसके लिए कीप सीजर एट दैट साइड ऑल टाइम, मॉनिटर फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड लिफ एंड इफ इट अकर कट ट्यूब एंड डिफ्लेट बैलून करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हमें मॉनिटर करना है वाइटल साइन को, और एलिवेट करना है हेड को, और मॉनिटर करना है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो गाइस ये वीडियो यहाँ तक ही बनाते हैं, और फिर कल हम फिर से शुरू करेंगे और कल GIT को पूरा कर देंगे।